गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 17 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, नीलू। तो हम लोगों ने नीलू के बारे में पढ़ लिया था कि लेखिका ने नीलू को किस प्रकार से पाला पोसा, और लेखिका ने उसके बारे में बताया था कि नीलू का कैसा शारीरिक गठन था और कैसा उसका स्वभाव था। और नीलू कौन था? नीलू लेखिका का पालतू कुत्ता था। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग जब पढ़ते हैं कि लेखिका और उसके बारे में क्या बता रही हैं। नीलू, उसकी माँ का नाम लूसी था जिसकी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद नीलू के पैदा होने के 4 दिन बाद ही लेखिका की जो पालतू जो कुत्ता था लूसी, उसकी मृत्यु हो गई थी। भेड़ियों उसको लकड़बग्घे ने मार दिया था। तो अब इसके आगे जब लेखिका उसके बारे में जब बता रही है तो देखिए और क्या उसके बारे में बताती हैं। उसके व्यवहार के बारे में बता रही थी कि नीलू का कैसा व्यवहार था, कि जब कोई भी व्यक्ति अपरिचित आता तो वो लेखिका के पास आकर के उन्हें किस प्रकार से इस बात की सूचना देता था कि कोई उनसे मिलने आया है। और लेखिका जब कहती कि आ रही हूँ, तब वो जाके अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता था। तो चलिए हम लोग आगे से पढ़ते हैं कि कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। कुत्ते जो होते हैं वो भाषा तो उतना नहीं समझते हैं, लेकिन ध्वनि पहचानते हैं, आवाज पहचानते हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा है कि नीलू को जो इतना ज्यादा ध्वनि का जो ज्ञान था, इतना विस्तृत उसका ज्ञान था कि बात करने वाले मनुष्य से के ही बराबर वो हो जाता था। लगता था जैसे कोई आमने सामने 2 व्यक्ति बात कर रहे हों। इस तरह से उसके हाव भाव होते थे और इस तरह से वो अपनी मुख भाषा में अपनी बात को कह देता था। तो बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उसे कुछ देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो अब विद्युत गति से 4 दीवारी कूद कर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर के खड़ा हो जाता। लेखिका बता रही है कि अगर कोई उससे ये कह देता, कहीं बाहर हो तो कोई अगर उसको ये बोल दे कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही है नीलू, ऐसे कोई उसको बोल दे कि भाई तुमको ढूंढ रही है नीलू, तो अब वो कौन ढूंढ रही है, तो ये फट से तुरंत आकर के लेखक के पास खड़ा हो जाता उनकी प्रतीक्षा में। फिर कोई काम नहीं, जाओ कहने के पहले वह मुहूर्त एक ही स्थिति में ही रह जाता। फिर वो तब तक वहां से नहीं हटता था जब तक लेखिका ये ना कह दे कि जाओ। इतना वो समझदार था और इतनी बातों को समझता था। तो कहते हैं कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले ढुले खड़े रहना पड़ता था। कहती कभी कभी वो आकर के खड़ा हो जाता और वो किसी काम में व्यस्त रहती, जान ही नहीं पाती थी कि वो आकर के खड़ा है, लेकिन वो बहुत देर तक वैसे ही खड़ा रहता। तो इस तरह का उसका स्वभाव था नीलू का। तो उसी के बारे में लेखिका ने बताया है। फिर लेखिका देखिए आगे क्या बताती है कि हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। तो लेखिका ने इसके बारे में जो बताया है कि जो लेखिका ने बताया है कि नीलू जो था वो शांत स्वभाव का था। हालांकि उसका जो बाप भूटिया कुत्ता था वो हिंसक और क्रोधी स्वभाव का था, और उसकी जो माँ थी वो अल्सेशियन, वो जो है आखेट प्रिय थी, वो शिकार करना उसे पसंद था। इन दोनों की इस प्रवृत्ति के बावजूद नीलू बहुत शांत प्रवृत्ति का था। उसमें हिंसा की कोई भी चिन्ह नहीं था, हिंसा की कोई भी उसके अंदर आदत नहीं थी। तो 14 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा। तो उसके बारे में बताया कि 14 साल उनके पास रहा, लेकिन कभी उसने किसी पशु पक्षी को मारा नहीं। उसका स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सभी देखने वालों के लिए भी आश्चर्य की घटना थी। लेखिका ने बताया है कि वो इस बात को देखकर वही नहीं आश्चर्यचकित होती थी, बल्कि दूसरे लोग भी देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि इस स्वभाव के, तो इस तरह का कुत्ता कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है मिलना, जिस तरह का नीलू का स्वभाव था। फिर आगे लिखते हैं कि मेरे बंगले के रोशनदानों में गौरैया प्रायः तिनकों से घोंसले बना लेती है। मुझे
उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते। इतने दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी अन्य कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुंह में दबाकर मेरे पास ले आता। लेखिका ने बताया है कि उनके जो बंगले के में जो रोशनदान होता है, जहाँ से हवा आती है, खिड़की की तरह छोटा सा झरोका जैसा होता है, तो वहां पर जो है गौराया जो होती थी चिड़िया, वो अपने छोटे छोटे से जो तिनकों से घोंसला बना लेती थी और वहां पर उनके छोटे छोटे से अंडे देती थी अपने। तो लेखिका कभी भी उनका जो घोंसला था हटाती नहीं थी, क्योंकि वो इतने परिश्रम से इतने मेहनत से उसको बनाती थी। और जब उनमें जो है गौराया के अंडे आते तो उनके जो छोटे छोटे पक्षी शावक मतलब जो पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी सृष्टि पूरी मतलब बच जाती। मतलब छोटे छोटे उसमें उसी घोंसले में गौराया के छोटे छोटे बच्चे पल जाते, उसी में रहते। तो जैसे ही उन बच्चों के छोटे छोटे से पंख निकलते थे, तो वो जो पक्षी के जो छोटे बच्चे हैं पक्षी शावक, वो उड़ने के लिए प्रयास करते, लेकिन उड़ नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटे होते थे। तो उड़ने के जब प्रयास में प्रायः वो जो रोशनदान यानी जहाँ पे उनका घोंसला था, वहां से वो नीचे गिर जाते थे। तब क्या होता था, तब नीलू उनको बहुत ध्यान से उनका देखभाल जो है करता था। वो क्या करता था कि कोई भी उसको अन्य कुत्ता या बिल्ली या और कोई उड़ने या गिरने वाला उनको हानि ना पहुंचाए, तो बराबर उसका पहरा देता था, उसको देखता था। और कभी कभी बहुत जो छोटा बच्चा होता था उसको वो संभाल करके हौले से मुंह में दबा करके और लेखिका के पास ले आता, ताकि लेखिका उसको देख ले और उसको सुरक्षित जगह पर रख दे। तो इस तरह से वो छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को बचाता और एक पहरेदार की तरह उनकी देखभाल में लगा रहता था। तो जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवा कर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह उसे बड़ी कोमलता से अपने मुंह में दबाए खड़ा रहता। लेखिका कहती है कि जब तक वो उसको उसके बच्चे को उसकी जगह पर नहीं रखवा देती, तब तक वो बड़ी कोमलता से बच्चे को मुंह में ही पकड़ करके खड़ा रहता या मेरे हाथ में रखकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्येक कक्ष में रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। उसके इस नियम में भी व्यतिक्रम नहीं पड़ता। लेखिका बताती हैं कि वो जो पंछी था, मतलब वो जो नीलू था, तो जब वो लेखिका ने अपने बहुत सारे जानवरों को पाल रखा था, मोर खरगोश बहुत। लेखिका महादेवी जी को पशुओं से और पक्षियों से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने बहुत सारे जानवरों को जो पेट्स थे और बहुत सारे पक्षियों को अपने पाला था। तो उसी के बारे में मैं बताती हूँ। जब सुबह वो मोर खरगोश इन सबको दाना जो डालने निकलती, तो वो भी साथ साथ घूमता रहता और एक एक प्रत्येक कक्ष में जाकर के जो में रहने वाले लोगों को देखता कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। मतलब उसमें इसका कोई रुकावट, इस नियम में उसका कोई रुकावट नहीं आती। वेद का मतलब होता है रुकावट। डेली ये उसका नियम था कि लेखिका के साथ साथ घूमता था और पक्षियों के उन्होंने अलग अलग कक्ष बना रखे थे। 2 फुट ऊंची दीवार थी, उस पर जाली लगी हुई थी। तो नीलू दीवार पर दोनों पंजे रख करके खड़ा होता दीवार पर और फिर गोल गोल आंखें घुमाकर हर कक्षों को देखता कि मतलब उनमें क्या है। बिल्कुल
जैसे लेखिका देखभाल जो करती थी उस तरह से वो अपना भी दायित्व समझता था कि हम भी देखें उन्हें। तो उसकी आदत के बारे में उन्होंने इसमें यहाँ पर बताया है। आगे वो देखो उसके बारे में और क्या बताती हैं कि उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था। मतलब जो रात का उसका काम था वो भी बिल्कुल जो है अब उसकी मर्जी से और स्वीकृत था, मतलब उसको करना ही करना है, बिल्कुल उसका जो जैसे उसकी दिनचर्या में शामिल था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात को जब सब लोग सो जाते तो गर्मी होती तो बाहर बैठता लॉन में, और जब ठंड का समय होता तब बरामदे में एक तख्त पड़ा था उस पर बैठ कर के वो पहरेदारी करता। फिर रात में कई बार वह पूरा घेरा कंपाउंड का लगाता और उसके चक्कर को विराम नहीं था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर में ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। लेखिका बताती है कभी कभी रात को वो पूरे उनके कंपाउंड का चक्कर लगाता। तो रात के सन्नाटे में जो है ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। जब उसकी आवाज सुनाई पड़ती तब उसके गंभीर स्वर से उनको पता लगता कि हाँ वो इस समय कहाँ पर पहरा लगा रहा, कहाँ चक्कर लगा रहा है। मतलब पूरे बरामदे का चक्कर लगाता और देखता रहता हर तरह से। मतलब एक तरह से जो कह सकते हैं कि अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से पूरी अपनी पहरेदारी का काम पूरा करता। खरगोश धरती पर भीतर सुरंग जैसे लंबे दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरा घेरा में जा निकले। आगे लेखिका लिखती है कि जो खरगोश होते हैं वो अंदर ही, वो चूंकि खरगोश जमीन के अंदर सुरंग बना करके रहते हैं ना, तो कहते हैं कि वो अंदर ही अंदर बहुत लंबा सुरंग खोद लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एक खरगोश था, वो सुरंग खोदते खोदते दूसरे घेरे कंपाउंड में जा निकले। मतलब उन्होंने इतनी लंबी सुरंग बना ली कि दूसरे के घेरे में, दूसरे के कंपाउंड में जा निकले। और उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे जंगली बिल्ले द्वारा छत विच्छित कर दिए गए। कहते हैं कि उनमें खरगोश जो आगे निकले तो उनको जंगली जानवरों ने, वो जो जंगली बिल्ले होते हैं, उन्होंने उनको छत विच्छित जो कर दिया। किंतु सौभाग्य से पहरे के नित्यक्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा और शीत की रात की मलिन चांदनी में उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया। उसके कूद कर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर उसमें भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। तो लेखिका बताती हैं कि जब खरगोश जो है बिल बनाकर के बाहर निकलते थे तो कभी कभी वो जंगली बिल्लों के शिकार बन जाते थे, लेकिन नीलू की पहरेदारी से नीलू ने उन्हें बचाया। क्योंकि जब नीलू ने देखा कि ये लोग उधर जा रहे हैं या उधर खोद करके आगे निकल रहे हैं तो उसके डर से, इसकी आवाज से, कुत्ते की जो आवाज से बिल्ला तो भाग गया डर की वजह से, क्योंकि बिल्लियां वैसे भी कुत्तों से डरते हैं। लेकिन और जो खरगोश थे बाहर निकलने से रोकने के लिए, मतलब खरगोश को भी उसने बाहर निकलने से रोका। रात भर वो ओस में भीगता रहा, लेकिन सुरंग के द्वार पर बाहर खड़ा रहा कि कोई खरगोश बाहर न जाने पाए। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। इस तरह से नीलू को क्या हुआ कि ठंड लग गई और उसको निमोनिया हो गया, ठंड लग गई। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने पर मुझे अस्पताल में जाना पड़ा। लेखिका अपने बारे में जो बता रही है कि एक बार मोटर की दुर्घटना में उनमें वो आहत हो गए थे, उनको चोट लग गई थी, तो उनको अस्पताल जो जाना पड़ा रास्ते से ही। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कम्बल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसके सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया।
जो भी संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की विषाद में निश्चेष्ट मुद्रा को देख करके विस्मित हुए बिना नहीं रहा। लेखिका ने इसमें बताया है कि एक बार उनकी दुर्घटना हो गई, तो उनको चोट लगी और जब अस्पताल में वो चली गई, रास्ते से घर नहीं आई, तो नीलू शाम को उनके आने का इंतजार करता था, तो वो नहीं पहुंची, तो उनको ढूंढ रहा था। और फिर जब अस्पताल जो जाने वालों को वो जो देख रहा था कि लोग कपड़े या और सामान, जरूरी सामान ले करके हड़बड़ी में इधर उधर जा रहे हैं, तो उसको लग रहा था कि कहीं कुछ हुआ है, कुछ अनिष्ट की आशंका उसको लग रही थी। और वो दुखी और बिना हिले डुले सुस्त सा, मतलब अजीब सा वो जो हो रहा था, कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसको समझ में आ रहा था कि कुछ हुआ है ऐसा कि लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। जब 3 दिनों तक उसने कुछ न खाया, मतलब कि जब लेखिका तो वहां पर अस्पताल में भर्ती हो गई और उसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन उसको लग रहा था कहीं कुछ हुआ है, इस वजह से उसने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया ना पिया। और तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उससे अस्पताल लाया गया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो लोगों ने बताया लेखिका को कि भाई वो कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है। तब डॉक्टर से परमिशन ली गई, अनुमति ली गई, तब उसको अस्पताल लाया गया। फिर पट्टियों के खटाटोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर आश्वस्त होकर प्रहरी की चिरपरिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे बैठा। 2 घंटे बाद समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। जब वह अस्पताल आया तो उसने लेखिका को पट्टी से जो है ढका हुआ देखा, तो अच्छी तरह से उनको देखने लगा इधर उधर घूम करके। और जब आश्वस्त हो गया कि नेहा वही है, तब उनके पलंग के पास नीचे बैठ गया और 2 घंटे तक बैठा रहा। फिर बहुत समझाने बुझाने पुचकारने के बाद फिर वहां से घर गया। उसके बाद से हर दूसरे दिन वो अस्पताल ले जाने पर वह अनशन प्रारंभ कर देता। मतलब उसके बाद हर दूसरे जो दिन अगर उसको अस्पताल ये लोग ना लाते तो कुछ नहीं खाता पीता। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ कि लोगों की मजबूरी बन गई और वो नियमित अस्पताल आने लगा, क्योंकि अगर कोई उसको नहीं लाता तो दिन भर खाना ही नहीं खाता, ऐसे बैठा रहता। तो इस प्रकार वो जब तक लेखिका अस्पताल में थी, वह अस्पताल में नियमित रूप से आने लगा और इस तरह उसको सब डॉक्टर और नर्स सब उससे परिचित हो गए। फिर लेखिका उसके बारे में लिखती हैं कि नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। अतः उससे संबंध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में मैं केवल कजली के समीप से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी ही रहा। फिर जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन से रहित थी। कुत्तों की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना करे तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम में होगी। लेखिका ने उसके बारे में लिखा है कि 14 वर्ष तक नीलू उनके पास रहा और वो कुत्तों में जो उनके और पालतू जो पेट्स थे वो केवल कजली के पास रहना उसको मतलब थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कजली और बादल एक दूसरे के से उनकी ज्यादा पक्की दोस्ती थी, तो वो उसके संग दोनों रहते थे। तो ये नीलू हमेशा अकेला पड़ जाता था, एकाकी रह जाता था। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि उस अकेलेपन में फिर वो ज्यादा दिन नहीं जिया, मतलब कि फिर मतलब वो एकदम अकेला हो गया था। तो उसके लिए फिर उसकी मृत्यु के बारे में इन्होंने बताया है कि वो इतना शांत स्वभाव का था, उसकी मृत्यु भी बहुत ही अच्छी रही। जैसे कि कहते कुत्ते बहुत बुरी मौत मरते हैं, बहुत तड़प करके मरते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, बहुत शांत मौत थी उसकी। तो उसके बारे में लेखिका ने लिखा है कि ऐसी मृत्यु तो मनुष्य को भी बहुत कम ही मिलती है, जितनी अच्छी मौत उसको मिली कुत्ता हो करके। तो ये बहुत ही बच्चों अच्छा सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित था। इसमें इन्होंने अपने पालतू कुत्ते नीलू के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में इतना सुंदर सा चित्रण किया है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका ये आज बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये इसका PDF बना करके आप भेज दीजिएगा। ओके, बाय।